हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस सेमेस्टर से हमने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का के जनरल फीचर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, और फाइलम मोलस्का का जो इंपॉर्टेंट मेंबर है पाइला ग्लोबोसा, उसके बारे में भी हम लगभग कवर कर चुके हैं। हमने पाइला ग्लोबोसा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। बस ये आज लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाए डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा, तो आपको कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, जिसमें इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना होगा। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन फाइनली आप लोग इसके कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे पाइला में मेल तथा फीमेल जो जनन अंग होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। यानी मेल अलग होगा जंतु और फीमेल अलग होगा, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तथा मेल और फीमेल जंतुओं में निम्न अंतर होते हैं। यानी कि आप लोग कैसे पहचानोगे इन्हें देखकर कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो जो मेल पाइला का खोल होता है, जो शेल होता है, वो फीमेल खोल की अपेक्षा छोटा होता है। और जो मेल में वो सिशन अंग होते हैं यानी कि कोपुलेशन के लिए एक मैथुन अंग होता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित होता है, किंतु फीमेल में ये कम विकसित होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम फीमेल को एक्सप्लेन करेंगे, देन हम कोपुलेशन को कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं? इसमें टेस्टिस आता है, इसमें वासा इफ्रेंशिया आता है, वासा डिफरेंस आता है, सेमिनल वेसिकल्स रहती है, पेनिस होता है और हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड होती है। इस 6 के 6 जो स्ट्रक्चर्स है इसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। टेस्टिस में आप लोग लिखेंगे हेडिंग डाल करके पाइला में केवल एक टेस्टिस पाया जाता है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपरी भाग से जुड़ा रहता है तथा सेल के दूसरे व तीसरे वॉल्स जो चक्र होते हैं उसमें स्थित होता है। यह एक छोटी चपटी व पट्टी के आकार की स्ट्रक्चर्स होती है जो हल्के रंग की तथा लगभग त्रिकोणाकार होती है। इसके ऊपर एक त्वचीय आवरण होता है। इसमें जो टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम से 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक तो होता है यूपायरिन, एक होता है ओलिगोपायरिन। यूपायरिन के बारे में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, ये जो स्पर्म्स होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं, ये छोटे व धागे के समान होते हैं। इनका जो शरीर है यानी कि इस स्पर्म की जो बॉडी होती है वो हेड व टेल का बना होता है। ये गतिशील होते हैं यानी कि मूवमेंट करते हैं और अंडों को फर्टिलाइज करते हैं। इसके बाद ओलिगोपायरिन के बारे में लिखेंगे, ये बड़े होते हैं, अर्धचंद्राकार या त्रोकाकार होते हैं। इसमें सिर भाग नहीं होता, हेड वाला पोर्शन नहीं होता है, और पूंछ के स्थान पर जो टेल होता है उसके स्थान पर 4-5 सीलिया होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी अचल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर पाते, और ये अंडे के फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। यानी हमने देखा कि पाइला के अंदर 2 प्रकार के स्पर्म्स होते हैं जिसमें से यूपायरिन ही जाकर के अंडे को, एग को फर्टिलाइज करता है। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 2 स्ट्रक्चर वासा एफ्रेंशिया। इसके बारे में लिखेंगे टेस्टिस के विभिन्न भागों से अत्यंत महीन वाहिनियां निकलती हैं, ये वासा एफ्रेंशिया कहलाती हैं। इसके बारे में आगे लिखेंगे समस्त यानी कि जो पूरी की पूरी वासा एफ्रेंशिया वो मिल करके शुक्र वाहिनी बनाती है। इसके बाद शुक्र वाहिनी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। यह वर्षन यानी टेस्टिस के पिछले सिरे से निकलती है तथा त्वचा के नीचे स्थित होती है। शुक्र वाहिनी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो है प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट। इसके बारे में लिखेंगे यह शुक्र वाहिनी का अग्रिम यानी आगे वाला पतला नालाकार भाग होता है जो टेस्टिस के पिछले सिरे से निकलता है तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के भीतर वाले किनारे के साथ पश्च यानी पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले जो वृक्क कक्ष होता है, जो चैम्बर होता है उस तक फैला रहता है। अब यह बाईं ओर घूम करके पेरिकार्डियम तक पहुंच जाता है। यह शुक्र वाहिनी के ग्रंथिल भाग में खुलता है।
इसके बाद शुक्रवाहिनी के दूसरे पार्ट के बारे में लिखेंगे, टर्मिनल ग्लैंडुलर पार्ट। यह शुक्रवाहिनी का दूरस्थ यानी डिस्टल पार्ट्स होता है, थोड़ा दूर स्थित होता है, जो मोटी ग्रंथिल भित्ति का बना होता है। यह रेक्टस की बाईं ओर स्थित होता है तथा नर जनन छिद्र द्वारा ब्रैंकियल चैम्बर में खुलता है। नर जनन छिद्र यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है, गुदाद्वार के समीप पंजे के आकार के उभार स्थित होते हैं और यह उभार जेनिटल पेपिलिया कहलाता है। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, यही डायग्राम आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में बनाना होगा अगर आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जैसे डायग्राम नंबर सी, कम से कम आपको स्पर्म्स के बारे में जरूर डायग्राम बनाना होगा। इसके बाद इसके पेनिस का भी डायग्राम बना सकते हैं और इसका जो सेमिनल वेसाइकल्स वाला डायग्राम है ये भी आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये इसका रेक्टम रहता है, ये इसका मेल जेनेटल अपर्चर है, ये इसका एनस रहता है। ठीक है, ये इसका सेमिनल वेसाइकल, ये ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस। इसमें ध्यान से आप लोग देखेंगे स्पर्म का डायग्राम है। ये जो सेकंड आप लोग देख रहे हैं ये ओलिगोपायरिन स्पर्म रहता है और ये जो फर्स्ट डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये यूपायरिन, यही जो है स्टूडेंट आगे चल करके फर्टिलाइजेशन करता है। ये इसका पेनिस रहता है, ये इसकी पेनिस शीत रहती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नंबर 4 स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे जो कि है सेमिनल वेसाइकल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। यह पेरिकार्डियम के दाहिनी ओर अग्रिम तथा पश्च वृक्क यानी कि पीछे वाला जो वृक्क चैम्बर है उसके जोड़ पर स्थित होता है। यह फूला हुआ फ्लास्क के आकार का एक सैक रहता है, एक कोश होता है, यह शुक्रवाहिनी से निकलता है। आगे नोट डाउन करेंगे, इसका दूरस्थ सिरा जो डिस्टल एंड रहता है वो बंद रहता है और यह शुक्राणुओं को संचित रखता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। शुक्राशय से शुक्रवाहिनी के नालाकार तथा ग्रंथिल भागों के जोड़ पर शुक्रवाहिनी में खुलता है। आगे नोट डाउन करेंगे नंबर 5 स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फाइला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कोपुलेटरी ऑर्गन या जिसे हम पेनिस बोलते हैं। यह गुदाद्वार के सम्मुख मेंटल के बाएं किनारे से लगा रहता है। यह लंबा, मजबूत तथा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। इसका आधार भाग चौड़ा होता है तथा फूला हुआ रहता है। यह दूरस्थ स्वतंत्र सिरा पतला होता है। इसके अधर तल पर छिछली खाई यानी ज़ैलो ग्रूव्स जो कि फ्लैजिला से ढकी रहती है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, शीशन जो होता है, जो पेनिस होता है वो एक थैलेनुमा यानी कि स्पाउट लाइक एक पेनिस सित में बंद रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा। ये जो पेनिस होता है ये एक इस पेनिस सित में बंद रहता है जो कुछ पीले रंग का होता है और यह मेंटल के दाहिनी ओर से मोटे ग्रंथिल फ्लैप के रूप में बनता है। फाइनली नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। यह सिसन छद के आधार पर पाए जाने वाली मोटी ग्रंथिल स्ट्रक्चर्स होती है। इसकी सतह फोल्डेड होती है। इसमें अधक्लोम रस बनता है जो कि जनन में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। पाइला में 2 टाइप्स के स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ होते हैं, बाल के समान यानी कि हेयर लाइक यूपायरिन तथा सुस्पष्ट सिर व पुच्छ बनाते हुए 4 से 5 पक्षम वाले ओलिगोपायरिन। केवल यूपायरिन शुक्राणु फर्टिलाइजेशन करने में समर्थ होते हैं, जबकि ओलिगोपायरिन जो स्पर्म्स होता है वो नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, वह अंडाणु के निषेचन में असमर्थ होता है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती है। इसमें ओवरी पार्टिसिपेट करता है, ओविडक्ट रहता है, यूटेरस होता है, वेजाइना होती है, सेमिनल रिसेप्टिकल या रिसेप्टिकुलम सेमिनिस या कोपुलेटरी ऑर्गन्स या हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। इसमें सबसे पहले आप लोग ओवरी के बारे में लिखेंगे। फीमेल में अंडाशय का वही स्थान होता है जो कि नर में वृषण का होता है यानी कि टेस्टिस का होता है। यह सेल के प्रथम 2 या 3 वॉल्स में पाया जाता है। यह नारंगी रंग का एक ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की भीतरी सतह पर चिपकी रहती है। अंडाशय यानी कि ओवरी की शाखाएं बंद फ्लास्क के जैसी आकार की रचनाएं होती हैं और ये एसिनी कहलाती हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम के स्तर द्वारा लेयर्ड रहती हैं और सभी एसिनी अंडवाहिनी में खुलती है। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको डायग्राम बनाना होता है, उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका भी डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ए डायग्राम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही डायग्राम है। इसमें ध्यान से देखेंगे ये वजाइना रहती है और ये फीमेल जेनेटल एपर्चर है। ये इसमें ध्यान से देखेंगे तो सेमिनल रिसेप्टिकल है, ये ओविडक्ट कहलाती है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड रहती है, ओवरी रहती है। इसमें एग का यहाँ पर क्लस्टर दिखाया गया है डायग्राम सी में और इसमें ध्यान से देखेंगे पेनिस स्थित है और ये रूडिमेंट्री पेनिस यानी बहुत ही कम विकसित रहता है और मेल के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें भी पेनिस पाया जाता है। आगे स्टूडेंट आप लोग एक्सप्लेन करेंगे ओविडक्ट के बारे में। ओवरी को एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट नंबर 2 हेडिंग डालेंगे ओविडक्ट। यह अर्ध पारदर्शी संकरी नलिका होती है जो कि अंडाशय के मध्य से चल करके पाचन ग्रंथि के साथ नीचे की ओर बढ़ती है और अंत में यह ऊपर की ओर चल करके रेसेप्टिकुलम सेमिनिस में खुलती है।
ये रेसेप्टिकुलम सेमिनिस क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। यह सेम के बीच के आकार की स्ट्रक्चर्स होती है जो कि अंडवाहिनी तथा गर्भाशय के मिलने के स्थान पर पाई जाती है और यह पश्च वृक्क यानी जो वृक्क चैम्बर्स होता है उसमें क्लोज रहती है, बंद रहती है। इसके बाद स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नंबर 4 स्ट्रक्चर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे जो कि है यूटेरस यानी गर्भाशय। यूटेरस नाशपाती के आकार की थैली के समान स्ट्रक्चर है जो कि इंटेस्टाइन के नीचे बॉडी वॉल्स में स्थित होता है। इसका आधार भाग चौड़ी गोल पुट्टिका यानी वेसाइकल के समान होता है तथा दूरस्थ या सिर वाला जो भाग है वो पतली नली के आकार का होता है तथा सिर भाग एक पतली नली के आकार का यहाँ पर डबल लिखा गया है और सिर भाग जो होता है वो योनि में खुलता है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में लिखेंगे। अंडवाहिनी का संकरा भाग योनि कहलाता है। यह सफेद रंग की होती है और मलाशय के दाहिनी ओर यानी जो रेक्टम होता है उसके दाहिनी ओर पाई जाती है। यह फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पोर होता है यानी फीमेल जो जेनेटल अपर्चर द्वारा ब्रैंकियल कक्ष में गुदा द्वार के पीछे खुलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्टूडेंट नंबर 6 स्ट्रक्चर आप लोग लिखेंगे कोपुलेटरी ऑर्गन। फीमेल में मैथुन अंग यानी कि पेनिस जो होता है उसके अवशेष के रूप में पाया जाता है, यानी कि स्टूडेंट इसका कोई काम नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा अल्प विकसित होता है और यह छोटी पतली व एक सी मोटाई की यानी फ्लैजेलर स्ट्रक्चर है और यह पेनिस सित से ढका रहता है। इसके बाद आती है नंबर 7 स्ट्रक्चर हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। यह भी नर की अधक्लोम ग्रंथि का अवशेष प्रदर्शित करती है तथा अल्प विकसित ग्रंथि में उभार के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइनली कोपुलेशन के बारे में। कोपुलेशन के बारे में स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। पहला में कोपुलेशन जो होता है वो बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु में जल या नम भूमि पर रिप्रोडक्शन करता है। कोपुलेशन के समय मेल और फीमेल पायला एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तथा मेल का जो सीसन जो पेनिस रहता है उसके आधार पर वासा डिफरेंस के अग्रिम सिरे पर स्थित जेनिटल पेपिली से संबंधित हो जाता है। अब पेनिस व इसका जो सित रहता है वो मादा के प्रवार कैविटी में आंतरित हो जाते हैं और सीसन का यानी कि पेनिस का सिरा जो होता है वो फीमेल के जेनिटल अपर्चर में प्रवेश करता है और जो स्पर्म्स होते हैं वो योनि में यानी कि वेजाइना में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी सिंपली कहें तो जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की जो वर्जाइना है उसमें रिलीज हो जाता है और उसके बाद रेसेप्टिकुलम सेमिनिस में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि स्पर्म पहुंच गया है ओवरी के पास तो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन अब कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन एंड ओविपोजिशन इसके बारे में लिखेंगे। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंपली होता क्या है, जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करता है। तो यदि स्पर्म जो होता है वो फीमेल बॉडी के इंटरनल पार्ट में यानी अंदर रिलीज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे काफ़ी सारी फिशेस होती है, फ्रॉग होते हैं, इन सब लोग अपने अंडे व स्पर्म्स को पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता। वहाँ पर एग और स्पर्म पानी के अंदर मिलते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ये होता है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। तो पहला में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अर्थात अंडे जो होते हैं वो गर्भाशय में निषेचित होते हैं यानी फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज जो एग होते हैं वो फीमेल कहाँ पर देती है, लगभग 200 से 250 के ग्रुप में कोई ताल होता है या झील के किनारे भीतरी मिट्टी में दिए जाते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर पायला को दिखाया गया है कैसे वो अंडे देता है और मिट्टी के अंदर कैसे काफी सारे अंडों का ग्रुप भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट पायला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।